So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. Now I'm going to start with third lecture of p block element. तो इस वीडियो में हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस करने से लास्ट लेक्चर्स में हमने इनकी जनरल कन्फिग्रेशन, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में वो डिस्कस किया था. अब हमने जो चार फैमिलीज डिस्कस करनी, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन एंड नोबल गैसेज. हमने इन चार फैमिलीज को वन बाय वन लेना है सो दैट कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, देन जो भी नेक्स्ट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब बाकी आएंगी वो भी होगा. तो फिलहाल स्टार्टिंग विद दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है कि जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप नाइट्रोजन फैमिली पे फोकस करो तो आपको पता है इसके कौन कौन से मेंबर हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अब आप जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके रिगार्डिंग आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं. अगर आप इसका फर्स्ट एलिमेंट देखते हो, फर्स्ट एलिमेंट की जैसे हमने कन्फिगरेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसमें हीलियम का कोर है 2s2 2p3. अब आप इसकी कन्फिगरेशन में देखो, आप नोटिस कर सकते हो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है. ठीक है, कि सेकंड पीरियड में जो नाइट्रोजन आ रहा है इट इज़ नॉट हैविंग डी ऑर्बिटल इन. डी ऑर्बिटल नॉट ओनली विद द नाइट्रोजन. जितनी भी हमने चार फैमिलीज करनी है सेकंड पीरियड की, जो आपके नेक्स्ट भी आएंगे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद देन फ्लोरीन है, देन नियोन है. जितने भी ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स इस लाइन में आ रहे हैं, ऑल दिस एलिमेंट, क्योंकि वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, इन चारों में से किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है. तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑल दीज फोर एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है, ये जो चार ग्रुप हमने डिस्कस करने हैं, इन सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. वो बाकियों से डिफरेंट होगा. डिफरेंट इसलिए होगा, एक तो इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है. डी ऑर्बिटल ना होने से क्या होगा, इनका जो साइज है दैट विल बी स्मॉल साइज होगा. अगर किसी का साइज छोटा होता है, अब आप इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन में दो ही शेल हैं, न्यूक्लियस सेंटर, देन फर्स्ट शेल के, then it is having the second के L shell. It means due to the absence of d orbital, इसमें दो ही शेल है. इससे क्या होगा, इसका जो साइज छोटा होता है तो इट बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग होता है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज क्लोज, ठीक है, दैट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि जैसे ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन को मीन्स की ऑक्टेट कंप्लीट करना है. क्योंकि आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन होती है दैट इज द 2s2 2p3 एंड में 5 आ रहा है. इट मीन्स कि इन जनरल हम देखें तो 2 and 5 कन्फिग्रेशन है. 2-5 का मीनिंग है कि इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट. इसको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगी. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का केस अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल. ओके, तो जो नाइट्रोजन जो फर्स्ट मेंबर, ये 15 ग्रुप का, अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, नाइट्रोजन जो है दैट एग्जिस्ट एज द डाई एटॉमिक गैसियस. ये डाइटोमिक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब आप गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइटोमिक क्यों रहता है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो दो नाइट्रोजन क्या करते हैं, दे जस्ट फॉर्म द पी पाई ट्रिपल बॉन्ड. पी पाई का मीनिंग है कि इन दोनों की अगर आप कन्फिग्रेशन देखो तो इसमें पी ऑर्बिटल ही है. ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन, इसके पास भी 2p अवेलेबल है, इसके पास भी 2p है. दे आर नॉट हैविंग द डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण उनमें 2p ऑर्बिटल ही होता है. ठीक है, 2p ऑर्बिटल को यूज करके वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मीनिंग है एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं. आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. इट इज़ फॉर्मिंग द ट्रिपल बॉन्ड. अब ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद भी नाइट्रोजन का अगर आप मीन्स की कन्फिगरेशन देखो तो 2p3 वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज़ यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. वो तो चलो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर लिए, बट फिर भी इसके पास जो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके 2s वाले पड़े हुए हैं. इट मीन्स कि हर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, देयर इज़ 1 लोन पेयर. इनके ऊपर एक लोन पेयर अभी भी है. इट मीन्स कि नाइट्रोजन का एक तो साइज स्मॉल है, छोटा साइज होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये मीन्स की एटम्स, वो क्लोज होते हैं, इसलिए इजीली उनमें पी पाई ओवरलैप हो जाता है. बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ
पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें वो स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल इसलिए होते हैं कि दो ही, एक तो साइज छोटा, साइज स्मॉल होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो एक दूसरे से अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। और होल्ड करने से क्या होता है कि इनको एक तो 3 बॉन्ड जब ये बन जाती हैं, 3 बॉन्ड बनाने के बाद इनका ऑक्टेट भी तो कंप्लीट हो जाता है ना, इट बिकम्स ऑक्टेट, जो इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। मेन टारगेट इनका यही होता है कि इनकी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए इनकी आउटर मोस्ट शेल में। 6 आप देख सकते हैं सेंटर में है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके मीन्स की जो लोन पेयर के पड़े हुए हैं। तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, क्योंकि जो सेंटर में इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो इसलिए कि ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोटॉमिक का मीनिंग है ये मॉलिक्यूल जो है दोनों सेम एटम से ही बना, सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं होमोटॉमिक। तो होमोटॉमिक में ये आपस में कौन सी बॉन्ड बना रही है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो भी काफ़ी हाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें एट ए टाइम ट्रिपल 3 बॉन्ड्स बनी हुई हैं। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की इट हैज़ हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी इसकी? हाई होगी। अब अगर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हाई होगी तो इट इज़ नॉट इजी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये जो 3 ट्रिपल बॉन्ड बनी हुई है इसको तोड़ना आसान नहीं होता। अब इस टॉपिक के बेसिस पे जो पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है कि वाई दिस नाइट्रोजन इज इनर्ट और नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। की जो नाइट्रोजन गैस आप लिख सकते हो कि जो नाइट्रोजन गैस है इट इज़ नॉन रिएक्टिव, यू कैन से नॉन रिएक्टिव। ये होता है कि इट इज़ नॉट रिएक्टिंग विद अदर्स, इट इज़ इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। कि ये रूम टेम्परेचर में नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होती है, किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करती। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी चिप्स वगैरह की पैकिंग करते हैं तो उसके चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल की जाती है, ठीक है, सो दैट कि वो उसमें नॉन रिएक्टिव और उसमें कोई रिएक्शन ना हो, उसमें मीन्स एसिडिटी ना हो। इस चीज़ को आपने देखना है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं मेन पॉइंट की, सबसे पहले वाला जो मेंबर है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। गैसियस फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है वो आपस में पी पाई बॉन्ड कौन सी बनती है? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनती है। अब इसमें पी पाई ही और 4 बॉन्ड ही बनेगी, इसमें पी पाई और डी पाई नहीं बन सकती। वो आप देख सकते हो इस केस में इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन अगर देखें एक एस है और एक पी है, ठीक है, तो इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, तो पी पाई डी पाई की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इसके ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी ये क्वेश्चन इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। पहले आप इसी कंसेप्ट को समझ लो कि डाइटोमिक होता है और मेन चीज़ है इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है हाई होती है। देन यू नो इट इज़ नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है और ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड ही बनाएगी, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म नहीं करती। इट मीन्स कि जब ये सिंगल बॉन्ड, अगर ये सपोज ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाती है, इस साइड से भी नाइट्रोजन किसी दूसरे के साथ बना लेगी, इस साइड से भी कर लेगी। इससे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद अगर ये दोनों साइड से सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझती हो देखो तो टोटल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो गए इसे बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो इसने सिंगल बॉन्ड बना रहा है। जो 3rd इलेक्ट्रॉन है बाकी बच गए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इसके पास 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। इन द सेम वे जो नेक्स्ट नाइट्रोजन उसके ऊपर भी 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो छोटा साइज होता है, इतना बड़ा साइज नहीं होता। ड्यू टू स्मॉल साइज जब ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है तो होता है क्या है कि जो नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम, जो बाकी नाइट्रोजन एटम है, बिकॉज ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जो इनके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मीनिंग है ये जो इलेक्ट्रॉन बच गए हुए हैं, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो फिर जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं हो पाता। इसलिए अगर सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड बनती है तो दैट इज वीकर, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के स्ट्रेन क्रिएट होगी, दैट कैन बी इजीली ब्रेक, वो बड़े आराम से टूट सकती है। इट मीन्स कि जो नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड है दैट इज वीकर, ये बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड बनती है, दिस इज ए वीकर बॉन्ड।
ओके क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगी तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होती है। नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड बनेगी तो वो वीक होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता, नाइट्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है फिर तो वो Na2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। दो ही एटम है और वो भी छोटे, वो तो गैस की फॉर्म में होंगे, दो ही पार्टिकल, दो ही एटम्स है ना, तो वो तो मीन्स कि अगर कम मॉलिक्यूलर मास है, अगर नेटवर्किंग नहीं बना रहे तो वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर दो की पेयर में ही वो गैस रह रही है, एटम्स दो के पेयर में ही रह रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन की सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या होती है, वीक होती है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड ही नहीं वो बना रहा तो फिर वो और एलोट्रोप्स भी शो नहीं कर सकता। इस तरह से इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हाई बॉन्ड इंथैल्पी है, नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव है और इनर्ट एट रूम टेम्परेचर है। फिर हमने बोला नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होती है। अगर ये नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के नेटवर्क फॉर्म ही नहीं कर रही, तो नेटवर्क फॉर्म करेगी तो तभी तो ये मीन्स कि आगे जाके अपने और एलोट्रोप्स करेगी। इसमें तो एक ही ऑप्शन आ रही है कि नाइट्रोजन सिर्फ N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एलोट्रोप्स जैसे हम बोलते हैं, एलोट्रोप्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एनी एलिमेंट फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म्स, की जो डिफरेंट फॉर्म्स में हमें नेचर में मिलता है, तो जितनी भी उसके अलग अलग फॉर्म्स होती है उसको हम उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। जैसे आपने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े होंगे कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अब क्योंकि स्मॉल साइज है, डी ऑर्बिटल नहीं होता इसमें और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो वीक बॉन्ड है। इन सारे रीजंस के कारण जो नाइट्रोजन है वो एलोट्रोप्स शो नहीं करेगी, और आप बोल सकते हो नाइट्रोजन डू नॉट शो एलोट्रोपी। हो गया, हमने फर्स्ट एलिमेंट का पढ़ा है कि मीन्स कि इसका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी भी हाई होगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, जल्दी टूटती नहीं है, तो इसलिए किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगी, तो ये नॉन रिएक्टिव भी होगी। अगर रिएक्शन नहीं करेगी तो हम इसको बोल सकते इनर्ट भी है। तो ये सारे आपने ये इन बातों को समझना है, वो इसलिए क्योंकि कई बार रीजन असर्शन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव, इट इज़ इनर्ट। ठीक है, तो वाई इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, साथ में रीज़न दे सकते हैं। रीज़न मीन्स कि इट इज़ अप टू द मीन्स की एग्जामिनर को किस टाइप के रीज़न देते हैं। दे कैन मेंशन कि बिकॉज इट इज़ हैविंग ट्रिपल बॉन्ड दैट इज़ हैविंग वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, तो दैट विल बी द राइट रीज़न, वो रीज़न ठीक होगा। अगर वो मीन्स कुछ और बोलते हैं कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग है, तो रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, बट आपने मेन जब भी आपको असर्शन का रीज़न का इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपने मेन अपनी माइंड पे सोचना है कि इसकी ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि मीन्स की कौन सी मीन्स की सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सिंगल बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है, अगर वीक है, तो क्या रीज़न है। तो रीज़न जैसे आपको मैंने बता दिया है कि रीज़न इसमें वीक क्यों होती है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का आपने याद रखना है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज कि नाइट्रोजन के केस में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, जिसके कारण वो स्टेबल नहीं रहता। अगर आप इस एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करते हो, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे नाइट्रोजन को, तो हमें पता लग गया। अभी वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अगर हम पी जो फॉस्फोरस में जाते हैं तो फॉस्फोरस में कि अगर आप इसकी कन्फिगरेशन देखो तो इसमें थर्ड पीरियड में आ रहा है 3s2 3p3 3s2 3p3 में नो डाउट डी फिल नहीं हो रहा, बट आपको पता है कि थर्ड शेल में 3d तो होता है ना, चाहे वो वेकेंट ही पड़ा हुआ, यूज़ नहीं हो रहा अभी फॉर द टाइमिंग फ्री स्टेट में वो यूज़ नहीं हो रहा। जब वो किसी के साथ कोई जैसे फॉस्फोरस कंपाउंड बनाएगा देन वो अपना डी ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर सकता है। बट है कि इसमें अवेलेबल तो है ना, मेन चीज़ तो ये समझनी है कि थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एक तो उस जो मीन्स कि ये जो फॉस्फोरस इसका साइज़ क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। साइज इंक्रीज होने से इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे, तो वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल नहीं करेंगे। जो मॉलिक्यूल वो मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड भी बनाएंगे तो वो स्टेबल होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली दैट इज द फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस को देखो तो फॉस्फोरस जो दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म,
अगर इसकी हम फिजिकल स्टेट देखें तो फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द सॉलिड। इसका रीजन क्या है? कई बार आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होती हैं कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए अलग अलग एलिमेंट्स की, किसमें क्या रीजंस हैं, उनकी क्या मेन प्रॉपर्टीज है, फिजिकल या केमिकल जो भी है। अब हम नाइट्रोजन पे आओगे तो सॉरी नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन तो हमने बोल दिया ना डाइटोमिक गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट है जो फॉस्फोरस है दैट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा? आपको पता है कि जो फॉस्फोरस उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल ना होने के कारण इसका साइज बड़ा होता है। तो इसमें पी पाई जो ओवरलैप है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि साइज बड़ा होता है, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता है। इस केस में जो फॉस्फोरस है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इस तरह से जो फॉस्फोरस के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में जुड़े होते हैं। दे मतलब जैसे हमने एक टेट्राहेड्रल यूनिट बनाया फॉस्फोरस का, इस तरह से आगे और भी फॉस्फोरस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसमें जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है फॉस्फोरस की, ठीक है, सिंगल सिंगल पी जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, ये वीक बॉन्ड नहीं होती, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके। और जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के रिगार्डिंग आपने ये भी नोट करना है कि फॉस्फोरस डू नॉट फॉर्म, इसमें क्या होगा, पी पाई ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट फॉर्म पी पाई ओवरलैप। इसमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है, तो इसलिए इसमें पी पाई का बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इसमें आगे पी पाई डी पाई यूज हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि इसमें पी पाई बॉन्ड फॉस्फोरस से सिंगल सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट आपने नाइट्रोजन में किया था इसमें ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थी और सिंगल बॉन्ड जो थी वो वीक थी। इन चीज़ों को तुम लोगों ने देखते जाना है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब आप फॉस्फोरस का देखोगे तो ये आपको तो सिंगल सिंगल बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे ये नेटवर्किंग बना सकते हैं और इनमें सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब नेटवर्किंग बनाएंगे तो दे कैन आल्सो शो द एलोट्रोप्स, ठीक है, डिपेंड करता है ना, कई बार वो सिंगल टेट्राहेड्रल होता है, सम टाइम डिफरेंट टेट्राहेड्रल, इसके हम फॉस्फोरस के एलोट्रोप डिस्कस करेंगे, उसमें अलग अलग एलो मीन्स की जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। मीन्स की समझने वाली चीज़ ये है कि आपने जो फॉस्फोरस के जो एटम है, फॉस्फोरस का इसमें जब एलोट्रोप्स बनते हैं वो आपस में नेटवर्क बना के आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण वो सॉलिड फॉर्म में है और इट शो एलोट्रोप्स, ये एलोट्रोप्स शो करेगा। और आप कह सकते हो इट शो एलोट्रोपी, एलोट्रोपी इसमें होती है, ये एलोट्रोप्स बनाता है और एलोट्रोपी इसमें शो होती है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी। इन द सेम वे जैसे फॉस्फोरस सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इन द सेम वे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है ये भी सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन सभी में जैसे नेक्स्ट सॉलिड, ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो नीचे जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नेक्स्ट एलिमेंट जितने भी वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे इसमें फॉस्फोरस हमने एक बार सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इस केस में आर्सेनिक की जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड जो सभी की स्ट्रॉन्ग होती है, एंटीमनी की भी। तो आपने समझना ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे सिंगल सिंगल बनाते हैं। सिंगल सिंगल के कारण बाकी सबकी जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है। पहले वाले एटम जो हमारा जो मेंबर है दैट इज नाइट्रोजन, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। अब इस टॉपिक के बेसिस पे इसके बाद आपने जैसे फॉस्फोरस का हमने डिस्कस किया कि फॉस्फोरस एलोट्रोप शो करता है, इसके साथ ही हम इसके फॉस्फोरस के दोनों एलोट्रोप्स डिस्कस करेंगे सो दैट कि एलोट्रोप से रिलेटेड अगर आपको ये क्वेश्चन आता है वो भी आपको क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद जो इस टॉपिक से रिलेटेड नाइट्रोजन के टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने लेनी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ही आपने जैसे जो नेक्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली का फॉस्फोरस, उसके आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है कि वो दो तरह के एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज द वाइट फॉस्फोरस, दूसरा रेड फॉस्फोरस। की फॉस्फोरस हमें रेड फॉस्फोरस की फॉर्म में भी मिलता है और वाइट फॉस्फोरस की फॉर्म में भी मिलता है। अब मेन इसमें डिफरेंस ये है कि जो वाइट फॉस्फोरस है दैट इज मोर रेट, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होने का जो रीज़न है वो आपने समझना है, क्योंकि जो वाइट फॉस्फोरस इट इज़ हैविंग द टेट्राहेड्रल यूनिट, इसमें डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं,
इस तरह से इसमें जो मीन्स के अलग अलग यूनिट्स बने होते हैं, इनमें जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। इसमें जो एंगल काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इनके जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो आपने ये देखना ड्यू टू द एंगुलर स्ट्रेन, इस केस में जो फॉस्फोरस का एंगल दैट इज 60 डिग्री। एंगल थोड़ा कम है इसलिए इसमें एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा होती है, उसमें स्ट्रेस रहती है, स्ट्रेस टेंशन रहती है, जिससे वो टूटने के इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये जल्दी टूट जाता है, इसके कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो दूसरा फॉस्फोरस है, जो दूसरा एलोट्रोप दैट इज रेड फॉस्फोरस की फॉर्म में जो इसका फॉर्म है, उसमें जो फॉस्फोरस है आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल यूनिट तो है बट दैट इज इन नेटवर्क, एक टेट्राहेड्रल दूसरे के साथ कनेक्ट है। इससे क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि इसमें वाइट फॉस्फोरस में एक ही यूनिट है। ओवरऑल जो भी इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली में या फॉस्फोरस में ही 2 या 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद सबके ऊपर एक एक लोन पेयर होता है। वो जो लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो सभी के ऊपर होंगे, तो क्योंकि इसमें स्पेस इनके पास बस एक ही टेट्राहेड्रल का है, यहीं पे सभी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो वो अपनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाते हैं, जिसके कारण ये मीन्स की स्ट्रेन क्रिएट होती है और जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो वो लेस रिएक्टिव है। बट जब वो ये टेट्राहेड्रल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं व्हेन दैट इज इन नेटवर्किंग, जब वो नेटवर्किंग में, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन थोड़ी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस वजह से जो रेड फॉस्फोरस दैट इज लेस रिएक्टिव। तो आपने मेन इसका यही देखना है कि वाइट फॉस्फोरस इज लेस मोर रिएक्टिव ड्यू टू द एंगुलर स्ट्रेन, एंड एंगल कितना 60 डिग्री का है, और वो क्या है लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उसमें क्या है टेट्राहेड्रल यूनिट आर इन नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड विद अदर्स, कि एक टेट्राहेड्रल दूसरे के साथ कनेक्ट है। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली बस आपने ये देखना है कि स्टार्टिंग फर्स्ट मेंबर गैसेस फॉर्म में, बाकी सारे सॉलिड में है, और ये जो फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो फाइनल पेपर में आपको सीबीएसई ने क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट फैमिली दैट इज द ऑक्सीजन फैमिली। उसकी सो नो कमिंग टू द सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एलोट्रोपी, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रोपी शो करता है, मीन्स कि जो अलग अलग फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको अभी अपने पढ़ाई की जो फॉस्फोरस है सेकंड मेंबर है, उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, वो कैटनेशन भी कर सकता है। कैटनेशन का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू फॉर्म द चेन, जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने भी फॉस्फोरस में देखा है कि फॉस्फोरस में क्या होता है कि ये जो आपने रेड फॉस्फोरस का केस किया है कि इसमें ये जो टेट्राहेड्रल यूनिट इस तरह से चेन फॉर्म करते हैं, आगे लिंक होते जाते हैं। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि अपने ही जैसे और एटम्स के साथ कनेक्ट लिंक हो के चेन को लॉन्ग करते जाना, वो उसको बोलते हैं कैटनेशन। तो फॉस्फोरस जो है दैट कैन शो कैटनेशन, कैटनेशन भी होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये अगर चेन बनाएगा तो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। तो फॉस्फोरस, तो इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो एलोट्रोपी, तो फॉस्फोरस तो एलोट्रोपी शो करेगा। देन आपको पता है कि एंटीमनी, एसपी एंटीमनी है। अभी आपने नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स किए हैं, उसमें नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, देन एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये सारे जो भी अपने जो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स हैं। सो अभी आपने जैसे नाइट्रोजन के भी एलिमेंट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मीन्स कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं और सारे ही एलोट्रोपी शो करते हैं। इट मीन्स कि इसमें ए भी शो करेगा, फॉस्फोरस भी शो कर रहा है, एंटीमनी भी कर रहा है। इस तरह से जो लास्ट सी ऑप्शन है इसमें बोला बोथ ए एंड बी दोनों ही एलोट्रोपी शो करेंगे। तो आपको पता है कि एंटीमनी और फॉस्फोरस दोनों ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही सिंगल सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट वाली ऑप्शन नन ऑफ दिस, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों शो कर रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब आपको उन्होंने पूछा कि इनमें से जो एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं इनमें से पी पाई डी पाई कौन बनाता है। अब देखो पी पाई और डी पाई बनाने के लिए डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस भी तो कंपल्सरी है ना। अगर डी ऑर्बिटल उस एलिमेंट में प्रेजेंट होगा तभी तो वो डी ऑर्बिटल को यूटिलाइज करके पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जिसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है वो पी पाई डी पाई बना ही नहीं सकता। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले देखो ये जो एलिमेंट इन्होंने ऑप्शन दी हुई है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। जैसे आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन तो सेकंड ग्रुप में सेकंड पीरियड में आ रहा है, इसमें तो डी ऑर्बिटल है नहीं, ये तो डी पाई बना ही नहीं सकता। फिर नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 2s2
2p3, तो इसमें भी सेकंड पीरियड तक आ रहा है, तो ये भी इसमें भी डी ऑर्बिटल एब्सेंट है क्योंकि डी ऑर्बिटल जाके आता है थर्ड शेल में। ओके, इसमें सेकंड शेल तक ही आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन है। अब जब फॉस्फोरस आ रहा है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता है 15 होता है और ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। अगर मीन्स की रिक्वायरमेंट हो तो ये फिर फॉस्फोरस p/d फॉर्म कर सकता है। इट मीन्स कि सी हमारा राइट आंसर आएगा क्योंकि डी में इन्होंने दिया बोरोन, बोरोन भी बोरोन में भी एटॉमिक नंबर 5 है, वो भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, उसमें भी डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, उसमें एब्सेंट है। इट मीन्स कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस तरह से जब भी आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों ने पहले ये चीज़ नोटिस कर लेनी है कि उसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें से किस में डी है किस में नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी। अब आपको पता है इन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट जो 15 ग्रुप के नाइट्रोजन फैमिली के एलोट्रोपी शो करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के। अब आप देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो डाइटोमिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है और जो एलोट्रोप्स शो नहीं बनाता। बाकी जो है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे ही एलोट्रोपी शो करते हैं। इट मीन्स कि एक्सेप्ट मीन्स किसको छोड़ के, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वजह से अगर आपने कंसेप्ट को, जैसे अभी हमने पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, बाद में अगर हम उन क्वेश्चंस पे आते तो हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में आपने कंसेप्ट पहले समझ लेनी है, उससे रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगी तो हर एंगल से आप उसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। नेक्स्ट है कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू। अब जो नाइट्रोजन है मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम अब नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड्स बनाएगा ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में, आउटर जो सबसे लास्ट शेल है वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। अभी हमने किया है कि नाइट्रोजन की जो कन्फिग्रेशन अगर लिखे 1s2 2s2 एंड 2p3, और आपको पता है p में कितने ऑर्बिटल्स, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और s में 1 होता है। ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड वाली शेल, सेकंड शेल इसकी आउटर मोस्ट शेल है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1s और 3p ऑर्बिटल लेवल है। मैक्सिमम अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए तो वो 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता, वो इसलिए कि इसमें आगे d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ये मैक्सिमम बॉन्ड्स कितनी बनाएगा 4, क्योंकि इसके पास 4 ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दे तो 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन इसके मीन्स इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इसके p ऑर्बिटल में है, और 2 है 2s2 जो फर्स्ट में है। और बेसिकली इसके पास जो ऑर्बिटल अवेलेबल है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कोवेलेंसी के लिए, वो कितने हैं 4 है। तो मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन का आपने देखा अमोनियम के केस में NH4 पॉजिटिव, इस केस में नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाई हुई है हाइड्रोजन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बनाई है। जो 5th इलेक्ट्रॉन इसका है वो इसने लूज कर दिया हुआ है। अगर आपने इसका देखा हो स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अमोनियम का, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, आउट ऑफ 5 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। और जब 5th इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो ये लूज कर देता है, इसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नाइट्रोजन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाई हुई है इसने, मैक्सिमम कोवलेंसी इसकी रिस्ट्रिक्टेड टू द 2 नहीं बनाई, इसमें सेकंड ऑप्शन 3rd है, देन सी ऑप्शन में 4 है। इट मीन्स कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसने 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम बना सकता है, क्योंकि इसके पास S और 3p के टोटल 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है। और इसकी हिब्रिडाइजेशन देखा जाए तो जितनी कोई बॉन्ड्स बनाता है उतने ही ऑर्बिटल्स उसको चाहिए होते हैं। जैसे इसने 3 सिंगल बॉन्ड बनाई है, सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा बॉन्ड बनाई है, तो 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, 1 S और 3p। तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3। आपने साथ साथ हिब्रिडाइजेशन वगैरह के कंसेप्ट को भी देखते जाना है, कई क्वेश्चंस आपके इसके बेसिस पे भी आएंगे, वो टॉपिक हम आगे करेंगे। तो sp3 हिब्रिडाइजेशन हो जाती है। इस वजह से कोवलेंसी इसकी कितनी हो गई 4, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। इसमें 5 भी दिया, बट 5 तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, तो 5 ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए इसको 5 ऑर्बिटल्स भी चाहिए, बट इसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, जिसको यूज़ करके ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अगर आपने कंसेप्ट को समझा होगा तो आप उसको फिर फाइंड आउट कर कौन सी स्टेटमेंट राइट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे, नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव वाइल P4 इज इनर्ट। उधर बोला नाइट्रोजन N2, आपको पता है N2 फॉर्म में नाइट्रोजन जब होती है N2 की फॉर्म में, तो वो क्या करती है, N2 की फॉर्म में वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है।
जब नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में डाइटोमिक और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है वो मीन्स इजीली ब्रेक नहीं होती, उसकी बॉन्ड इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। तो इसका हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि N2 जो है नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। तो इन्होंने बोला ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। वाई P4 इज इनर्ट, इन्होंने बोला P4 इनर्ट है। अभी आपने फॉस्फोरस का टेट्राहेड्रल यूनिट देखा है, जो वाइट फॉस्फोरस वाला, अकेला P4 जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो इनर्ट नहीं होता, वो रिएक्टिव होता है। तो इन्होंने बोला ये इनर्ट है, तो इट मीन्स की फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई ना। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आओ, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। अब ये करेक्ट है कि नाइट्रोजन की हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है, बट नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि इसमें लोन पेयर होते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो अगर ये ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाती है तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, एक बॉन्ड बनाने के बाद दो लोन पेयर बच गए, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये वीक होती है फॉस्फोरस की सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स की सेकंड ऑप्शन जो वो राइट है, वो ट्रू हो गया। थर्ड इन्होंने बोला है नाइट्रोजन शो हाइयर टेंडेंसी ऑफ कैटनेशन, कि नाइट्रोजन बोलने की बड़ी इसकी वो टेंडेंसी होती है कि ये चेन्स बनाए, सेल्फ लिंकिंग करे। पर हमने देखा है कि नाइट्रोजन की अगर सिंगल बॉन्ड, अगर नाइट्रोजन ने सेल्फ लिंकिंग करनी तो सिंगल बॉन्ड बनाएगी, तो सिंगल बॉन्ड बनाने में वो फिर क्या होता है, उसमें इतनी मीन्स वो स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि हमने स्टडी पहले डिस्कस कर लिया है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण सिंगल नाइट्रोजन की बॉन्ड स्टेबल नहीं होती, वो वीकर बॉन्ड होती है। इसलिए नाइट्रोजन जो है कैटनेशन की नहीं शो करेगा, ठीक है। फॉस्फोरस कैटनेशन शो करता है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि नाइट्रोजन शो हाइयर टेंडेंसी ऑफ कैटनेशन, कि नाइट्रोजन कैटनेशन करता है, नाइट्रोजन जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसने बोला हमने ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ये सारे CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने इन पे अच्छे से फोकस करना है। तो सेकंड क्वेश्चन इट इज़ द राइट आंसर, कि नाइट्रोजन इज ए वीकर बॉन्ड। तो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम अब ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करेंगे। दिस इज क्लियर अप टू दिस। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द ऑक्सीजन फैमिली। So stay connected with this and do subscribe and share this channel so that other ones can also take the benefit. So thanks for watching.